क्योंकि बीजेपी का जब जब शासनकाल हुआ है तब सबसे ज्यादा आतंकवादी भारत में प्रवेश करे गए हैं। इतनी जबरदस्त किलेबंदी की है यहाँ पर जैसे कि ये पूरा देश आतंकवाद हो गया हो। भाई जिस दीप सिद्धू को हमने अपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया वो लाल किले तक चढ़ गया। बार बार जी हिंदुस्तान दिखा रहा था कि खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान, उन्होंने वो सिद्ध करके बताया। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसमें कहीं खुद के द्वारा छोड़े गए आतंकवादी ना भेजें। किसानों में आप ढूंढने चले हो आतंकवादी, ये किसान के अनाज की जगह बारूद बो रहे हैं खेत में, जो आप इनमें आतंकवादी देख रहे हो। आप सबको, आम जनता को अपनी रोटी बचानी है और किसान को अपनी खेती बचानी है। इन आरएसएस और भाजपाइयों से अब आपको अपनी बेटी भी बचानी है, अपनी बेटी भी बचानी है। वो लाल आंखें दिखाता है, नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खा के आता है, ट्रंप के लिए आंसू बहाता है और यहाँ पर 150 शहादतें हो गई, एक ट्वीट नहीं आया। इतना ज्यादा उदासीन और इतना ज्यादा हमारा नालायक प्रधानमंत्री है। जब लाल किले ही इनका नहीं है तो फिर किस तिरंगे का अपमान, और ये उस तिरंगे की अपमान की बात कर रहे हैं जहां पर इनके खुद भारत रत्न नानाजी देशमुख, जिन्हें तिरंगे का अपमान करने की खुशी में ये भारत रत्न दे देते हैं, ये लोग हमें तिरंगे का सम्मान सिखाएंगे। मोदी तेरा 56 इंच का सीना है लेकिन अब तुझको गीदड़ बनकर जीना है। तूने वो काम कर दिया है कि तूने हमको आतंकवादी बता दिया और जो चीन में घुस के बैठ गए 30 किलोमीटर अंदर तक, उनने घर बसा लिया, वहां कुछ नहीं कर पाया। न्यूज एजेंसी विज्ञापन एजेंसी का काम कर रही है। जैसे विज्ञापन एजेंसी क्या करती हैं, ये कहती हैं फलाना तेल लगाइए 10 दिन में बाल उगाइए, फलानी क्रीम लगाइए गोरे हो जाइए, पर कभी ऐसा होता नहीं है। इसी तरीके से ये मोदी से पिछले 6 साल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विकास पैदा करवाने के लिए, विकास पैदा करवाने के लिए। किसान आंदोलन को जिस तरीके से देश में समर्थन मिल रहा है उस तरीके से विदेश में भी समर्थन मिल रहा है, और विदेशों में और देशों में अब एक जंग छिड़ गई है। अक्षय कुमार, अजय देवगन और रिहाना पॉप स्टार भी जंग में शामिल हो गए हैं। देखे होंगे ट्वीट आपने जो आ रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, क्या कहना है उस पर आपका? देखिए, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ये लोग मौका परस्त लोग होते हैं जो क्या कहते हैं बाद में आते हैं, लेकिन खैर हम इनका भी स्वागत करते हैं। अच्छी बात है, कम से कम लोग जाग तो रहे हैं और इनके फॉलोअर्स भी देखें, क्योंकि एक ट्वीट और चला था कि अगर इस पगड़ी का भार नहीं संभाल सकते तो ऐसी पगड़ी एक्टिंग में मत लगाया करो। तो शायद हो सकता है उससे जमीर जाग गया अक्षय कुमार जी का, क्योंकि आम उनने बहुत खिलाए पिलपिला के मोदी जी को। अब थोड़ा सा आम जनता के साथ भी आए हैं तो ये अच्छी बात है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। और मुझे लगता है पूरे देश को जागना होगा, क्योंकि अगर देश नहीं जागा तो ये गुलामी का दौर शुरू होने वाला है। ये गुलाम होने वाले हैं पूरे लोग। इनको नहीं पता कि देश के अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और मोदी जी किस मुंह से कहेंगे जो पूरे देश को बेच चुके। अब बची है मातृभूमि, मतलब कृषि। ये कृषि को भी बेचना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा हो गया है कि वर्ल्ड बैंक ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है कर्जा वापस लेने के लिए। तो इनके पास आखिरी चारा दिख रहा है कि मातृभूमि छीन ली जाए, और ये उस मातृभूमि को छीनने के लिए ये बिल लेकर आए, और बिल हम लागू नहीं होने देना चाह रहे हैं। मैं आखिरी सांस तक कहूंगा कि ये तीनों कृषि बिल हम वापस लेके रहेंगे। मेरी जब तक आखिरी सांस चलेगी ये कृषि बिल वापस करा के रहेंगे। और देखिए, मैं बार बार एक चीज से सबको बता रहा था कि सिख बनाम हिंदू करना चाहते हैं, ये सिख बनाम हिंदू करना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने 26 जनवरी को लाकर वहीं खड़ा कर दिया था देश को। लेकिन 26 जनवरी पर लगातार दिल्ली पुलिस भी आप लोगों को रियायत दे रही थी, बोल रही थी कि अगर कुछ भी होता है तो किसान नेता और किसानों की जिम्मेदारी है। उसके बाद भी कोई पुख्ता इंतजामात नहीं दिखे। देखिए, सबसे बड़ी बात जनता की और आंदोलन की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। नेता अपनी तरफ से जितना कर सकते थे उनने किया, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सबसे बुरा काम किया वो ये किया कि हमारे 60 लाख लोगों में से 60 लाख लोगों में 3 लाख जो ट्रैक्टर थे उनको दिखाया नहीं गया, जो शांति प्रिय गए, जिन पर फूल बरसाए गए। अगर शायद उनको दिखाया जाता तो माहौल कुछ और होता, लेकिन जो प्रायोजित था, जैसे कि बार बार जी हिंदुस्तान दिखा रहा था कि खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान, उन्होंने वो सिद्ध करके बताया। भाई जिस दीप सिद्धू को हमने अपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया वो लाल किले तक चढ़ गया। तो इसमें किसका फॉल्ट है? सरकार का। सरकार क्या कर रही थी?
भाई। और जो बार बार लाल किले का आलाप लगा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए लाल किला भी इनने बेच दिया है डालमिया को। जब लाल किला ही इनका नहीं है तो फिर किस तिरंगे का अपमान? और ये उस तिरंगे की अपमान की बात कर रहे हैं जहां पर इनके खुद भारत रत्न नानाजी देशमुख, जिन्हें तिरंगे का अपमान करने की खुशी में ये भारत रत्न दे देते हैं, ये लोग हमें तिरंगे का सम्मान सिखाएंगे? अरे तिरंगे का सम्मान तो हम जानते हैं, ये इन्हें तिरंगे के तीनों रंगों का भी नहीं पता। इसीलिए मैंने पहले भी बताया था कि भारत में जो हमारे तिरंगे का पहला रंग है केसरिया, वो केसरिया रंग वहां से निकलता है जहां से सूरज निकलता है, और जहां तक सूरज ढलता है वहां तक ये केसरिया रंग वहां से लिया गया। सुरैया जी ने बड़ा खूब लिखा। इसके बाद देखिए सफेद रंग, जहां से पानी निकलता है और जहां तक जाता है वहां तक मेरा भारत है। हरा रंग, जहां से भूमि शुरू होती है और जहां तक भूमि खत्म होती है वहां तक मेरा भारत है। और अशोक चक्र में लगे 24 खंड ये बताते हैं कि 24 घंटे हमारा भारत हमारे दिल में बसता है। इतने सुंदर तिरंगे का अपमान तो खुद आरएसएस करती आई है, बीजेपी करती आई है। तो उस दिन भी 26 जनवरी के दिन तिरंगे की अपमान की साजिश खुद बीजेपी और आरएसएस ने रची और उसका पूरा का पूरा जिम्मा किसानों पर मढ़ दिया। लेकिन आरएसएस तो अपने आप को देशभक्त पार्टी कहती है, देश हित में, वो तो देश का एक राष्ट्रवादी संगठन है। देखिए देशभक्ति ना उनका खुद स्वयंभू जो सर्टिफिकेट है ना, वो खुद को जो देते हैं वो देशभक्ति नहीं हो सकती। उनके अर्णब गोस्वामी भी देशभक्त थे, लेकिन कितना बड़ा चैट लीक हुआ, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये देशभक्ति तो नहीं हो सकती ना। देशभक्ति का मतलब तो पता होना चाहिए। देशभक्ति वो होती है जहां पर इंसान द्वारा किए गए शोषण को रोकना हो, वो देशभक्ति है। ये कौन सी देशभक्ति कर रहे हैं? सत्य बोलना देशभक्ति। आज एक भी नेता सच नहीं बोल रहा है। आज आंखों पे पट्टी बांध के मैं तो कहता हूं बार बार, ना कांग्रेस शरणम गच्छामि और ना ही बीजेपी शरणम गच्छामि। बुद्ध ने कहा था बुद्धि शरणम गच्छामि। अपनी बुद्धि में जाओ और एक बार अकल लगाओ और देखो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको जो परोस रहा है ना, वो आगे करवाना चाह रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अब इनका नया हथियार, मैं फिर सचेत कर रहा हूं सभी लोगों को, इनका अब नया हथियार कहीं ना कहीं जो बार बार दिखा रहा है ना आतंकवाद, ये कहीं ना कहीं से, क्योंकि बीजेपी का जब शासनकाल हुआ है तब सबसे ज्यादा आतंकवादी भारत में प्रवेश करे गए हैं। और देखिए आप इतनी जबरदस्त किलेबंदी की है यहाँ पर, जैसे कि ये पूरा देश आतंकवाद हो गया हो, इनके लिए पूरे आतंकवादी बना दिए। तो अब ऐसा डर है मुझे लग रहा है कि ये कहीं इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसमें कहीं खुद के द्वारा छोड़े गए आतंकवादी ना भेजें और फिर कहें कि ये देखो ये किसानों के बीच आतंकवादी थे और इस आतंकवाद बदनाम करा जाए। उसका हल क्या है? उसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों को उठानी पड़ेगी, उन्हें पहचानने की ना। देखिए ये जिम्मेदारी हम कैसे उठा सकते हैं? यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं, किस को पहचानेंगे आप? किस रूप में आ सकते हैं? जब मोदी इतना बड़ा बहरूपिया है जिसको हम नहीं पहचान पाए, देश की जनता नहीं पहचान पाई, जो तो प्रधानमंत्री बना, तो हम कैसे पहचान सकते हैं यहाँ पर किसको कौन भेज देगा, कैसे क्या हमारे साथ गलत काम कर देगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो सरकार की साजिशों का पर्दाफाश करना चाह रहा हूं, आगे जो करना चाह रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि देश का अपमान तब हो जाता है जब सीमा पर जवान रो जाता है और खेत में किसान रो जाता है, तब देश का अपमान हो जाता है। आप सरकार के खिलाफ इतना मुखर होकर बोल रहे हैं, गिरफ्तारी का डर नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है मुझे गिरफ्तारी का डर। मैं तो बार बार एक बात और कह दूंगा कि रात के अंधेरे में कभी वार मत करना सरकार से, रात के अंधेरे में वार मत करना। अगर ताकत है, अगर पूरी हिम्मत है, तो मैं पूरी जवाबदारी के साथ कहूंगा अपनी क्रूरता दिखाना और दीपक पांडे को ले जाकर जहां मर्जी हो वहां फांसी से टांग देना और अपनी क्रूरता दिखाना और गोली मार देना, लेकिन इस काले कानून को वापस ले लेना, क्योंकि हमारी मातृभूमि को हमारे क्रांतिकारियों ने अपने खून से सींचा था और इस आजादी में बड़े बड़े हमारी बलिदानियां हुई हैं, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। और जो लोग ये कहते हैं पंजाब का आंदोलन है, उनको समझना होगा कि इसी पंजाब ने 80% पंजाबी लोगों ने देश की आजादी में शहादत दी थी। अगर उस समय अंग्रेज ये कह देते कि ये पंजाबियों का आंदोलन है, तो मुझे नहीं लगता देश आजाद हो पाता, देश आजाद हो पाता। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों को घेर लिया गया है, किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया है धरना प्रदर्शन को, आपको नहीं लगता अगर इतनी किलेबंदी, इतनी इंतजामात चीन को रोकने के लिए किए होते तो अरुणाचल प्रदेश में गाँव ना बसा लिया होता? तभी तो मैंने कहा है ना मोदी जी से कि मोदी जी
मोदी तेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन अब तुझको गीदड़ बनकर जीना है, क्योंकि तूने वो काम कर दिया है कि तूने हमको आतंकवादी बता दिया, और जो चीन में घुस के बैठ गए 30 किलोमीटर अंदर तक, उनने घर बसा लिया, वहां कुछ नहीं कर पाया। चीन को लाल आंखें दिखाता है, नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खा के आता है, ट्रंप के लिए आंसू बहाता है, और यहाँ पर 150 शहादतें हो गई, एक ट्वीट नहीं आया। इतना ज्यादा उदासीन और इतना ज्यादा हमारा नालायक प्रधानमंत्री है। तभी तो कहता हूं कि मोदी के विषय में बार बार मेरे ऐसे जो लफ्ज निकलते हैं ना, इसीलिए निकलते हैं, गुस्सा है, ये आग है, ये आग। यहाँ पर जो बूढ़ा रोता है, जब हमारा बुजुर्ग रोता है, यहाँ पर माँ रोती है, तब हमें पसीना आता है, तब हमारे आंखों में पानी भर जाता है। यहाँ पर देखिए लंगर सेवाओं में बुजुर्ग बैठे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पिछले हमें 70 दिन हुए जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। और मैं बार बार कहूंगा, मोदी ने भाजपा कार्यालयों के लिए, अपनी सभा करने के लिए इतना बड़ा कर्जा ले रखा है, इतना बड़ा कर्जा ले रखा है देश में, कि आज देश को बेचने की बात आ गई है, और इसने धीरे धीरे कर पूरा देश बेच दिया। आज देश में कुछ भी देशवासियों का नहीं बचा। बनाया तो है राम मंदिर, राम मंदिर से क्या हमारा पेट भरने वाला है? अब राम मंदिर के नाम पे और चंदा कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है वो भी जनता का खरीद लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कि जुर्म की शुरुआत बेरोजगारी से शुरू होती है, और आज धीरे धीरे करके पूरे देश को बेरोजगार खड़ा कर दिया है इन्होंने। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब ऐसे मुद्दे आप लोग भूल जाते हैं, तब राम मंदिर को देख के ही वोट दिया जाता है मोदी सरकार को। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, देखिए आदमी की सोच कहां से बनती है, अखबार पढ़ने से और न्यूज़ों को देखने से, और न्यूज़ जिस तरीके से लगातार हमें दिखा रही है, हमारी सोच वैसे ही बनती जा रही है। और मैंने बार बार कहूंगा ना कि न्यूज़ एजेंसी विज्ञापन एजेंसी का काम कर रही हैं। जैसे विज्ञापन एजेंसी क्या करती हैं, ये कहती हैं फलाना तेल लगाइए 10 दिन में बाल उगाइए, फलानी क्रीम लगाइए गोरे हो जाइए, पर कभी ऐसा होता नहीं है। इसी तरीके से ये मोदी से पिछले 6 साल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं विकास पैदा करवाने के लिए, लेकिन फिर कहूंगा, जिसने अपने घर में विकास पैदा नहीं कर पाया, वो देश में विकास नहीं कर सकता, वो देश में विकास नहीं कर सकता। कंगना रावत लगातार ट्वीट कर रही है, फिर ट्वीट कर दिया है कि ये किसान नहीं है, इनकी सुलझाने की इनका स्टाइल नहीं। क्या कहना चाहेगा? देखिए, पहली बात तो ऐसी महिला का नाम अगर मैं पूरा ले दूंगा ना, तो ये पूरे लोग हंस पड़ेंगे। कंगना राणा वत मतलब तो देखिए उसके सरनेम से ही सब स्पष्ट हो जाता है वो किस टाइप की महिला है। और जो महिला बाजारू हो, उसको हमारे निजी बातों में और किसानों के विषय में बोलने का धर्म नहीं है। वो महिला की स्पष्टता उसके लफ्जों से, हर व्यक्ति की उसकी लफ्जों से पता पड़ जाती है वो क्या है। भाई, जिसको हमने पैसे दे के मूवी देख के आज क्या कहते हैं, जिसको आगे बढ़ाया हो और वो आज हमें कोस रही है। मैं कह रहा हूं ना, आप अनाज में आटा तो देखने चले हो, आटे पे एनआईए लगाने चले हो। एनआईए कब बैठाओगे? जब आप पुलवामा में आरडीएक्स सजाता है, उसकी जांच कब होगी? अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हो जाती है, उसकी जांच कब होगी? मेरा मतलब ये, किसानों में आप ढूंढने चले हो आतंकवादी। ये किसान के अनाज की जगह बारूद बो रहे हैं खेत में, जो आप इनमें आतंकवादी देख रहे हो। मैं कहूंगा हुकूमत से, आज हुकूमत को भी जवाब दूंगा और जनता से भी कहूंगा, आप सबको आम जनता को अपनी रोटी बचानी है और किसान को अपनी खेती बचानी है। और पूरा सुन लो, इन आरएसएस और भाजपाइयों से अब आपको अपनी बेटी भी बचानी है। तो ये दीपक पांडे मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे, जिन्हें आप सुन रहे थे। लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर बोलते आए हैं। जिस तरीके से विदेश और देश में एक जंग छिड़ गई है, विदेशी पॉप स्टार में और हमारे देश के पॉप स्टार में एक जंग छिड़ गई है, जिस तरीके से ट्वीटों के हवाले से लड़ाई हो रही है, ये एक बहुत गंभीर मामला है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।